बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर वन पे हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में कहा जाता है कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। क्यों कहा जाता है? ये पार्लियामेंट से पास नहीं होता, पास्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि ये पार्लियामेंट से नॉट पास बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पास शुदा नहीं होता। अब अगर देखा जाए तो इसके अपोजिट अगर हम देखें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट से पास शुदा है। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो एक कंप्लीट बुक की शक्ल में हमें मिलता है। तो अगर हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये अनकोडिफाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि ये हमें एक सिंगल बुक की शक्ल में नहीं मिलता। ठीक है, तो अभी जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेस करता है कस्टम्स के ऊपर, स्टैट्यूट्स के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद ट्रेडिशंस के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो कुछ ज्यूरिस्ट ये कहते हैं जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्टली रिटन है और पार्टली क्या है, अनरिटन है। अब हम देखते हैं कि क्यों ये पार्टली रिटन और पार्टली अनरिटन है। ठीक है, ये बेस्ड करता है स्टैट्यूट्स के ऊपर। ठीक है, स्टैट्यूट्स वो एक्ट होते हैं जो पास्ट होते हैं पार्लियामेंट से, पास्ट बाय, ठीक है, पार्लियामेंट से पास शुदा होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम इसके अंदर मिसाल के तौर पे पढ़ें, हमारे पास आ जाता है ह्यूमन राइट एक्ट। ठीक है, हमारे पास ह्यूमन राइट एक्ट आ जाता है। देन अगर हम दूसरी बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट। ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसकी बात करें ना, अनकोडिफाइड फॉर्म में की है। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर हम उसकी बात करें ना कि भाई पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, तो हमारे जहन में फौरी तौर पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा, भाई क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स। ठीक है, देन अगर हम बात करें कि आर्टिकल 199 की, ठीक है, हमारे जहन में फौरी तौर पे आ जाएगा पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये जो होता है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको अनरिटन इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कोई भी सिंगल बुक की शक्ल में हमारे पास नहीं है और ना ही ये आर्टिकल्स की शक्ल में हमारे पास होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशनरी ग्रोथ। ठीक है, एवोल्यूशनरी ग्रोथ का क्या मतलब है? एवोल्यूशनरी ग्रोथ का मतलब है कि इसके अंदर डे बाय डे में एडिशन होती जा रही है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो वो रूल एंड रेगुलेशन जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन जो है वो खराब है, बस इनके माशरे के लिए सही नहीं है, नई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, हम पिछली को रिपील्ड कर दें और जो नई अमेंडमेंट आई है उसको, बल्कि ऐसा क्या है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको अमेंड किया जाता है, वो अगेन उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसीलिए हम तो ये बात कहते हैं ना कि भाई जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो बना था 23 मार्च 1956 को। ठीक है, जो पाकिस्तान का दूसरा अब ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसको क्या किया, 7 अक्टूबर 1958 में इसको रिपील्ड कर दिया गया। एंड अगेन हमारे पास क्या होता है, 8 जून 1962 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास बनता है। अब ये जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है इसको भी 1969 के अंदर जाकर रिपील कर दिया गया। ठीक है, फिर अगेन हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन वो है 14 अगस्त 1973।
अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो पहला बना, ठीक है, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुई, हमने क्या कर दिया, उसको रिपील्ड कर दिया और जो नया था उसको बना दिया। देन दूसरा फिर उसको हमने बनाया, उसको भी हमने रिपील्ड कर दिया, फिर हमारे पास तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो अगर हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती, जो अमेंडमेंट्स होती हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, बल्कि उनको रिपील्ड नहीं किया जाता। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूके के अंदर क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि सिंगल, यानी कि जो सेंट्रल बॉडी है वही जो है सारे के सारे जो है ना पार्लियामेंट में वो जो है वो कंट्रोल कर रही है। जब हम सिंगल यूनिटरी फॉर्म की बात करते हैं, यानी कि सिंगल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हमारे जहन में फौरी तौर पे ये चीज़ आती है, अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो जो स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है और हमारे पास आयरलैंड की जो पार्लियामेंट है, वो फिर कैसे, तो उसमें हमारे पास ये आ जाता है कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें ये चीज़ बताता है, भाई जो सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, ये पावर को डेलीगेट करती है, डेलीगेट कर देती हैं पावर्स को, ठीक है। अब यूके की जो सेंट्रल बॉडी थी उसने पावर्स को डेलीगेट किया, जो स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट थी हमारे पास और आयरलैंड की पार्लियामेंट। डेलीगेटेड पावर का क्या मतलब होता है, डेलीगेट करना पावर का मतलब ये होता है कि भाई हमने आपको ये पावर्स दिए हैं, आप इनका इस्तेमाल करें, अगर तो आप इनका रॉन्ग यूज़ करते हैं तो ये पावर्स आपसे वापस ले ली जाएंगी, ठीक है, और आप इसके हिसाब दे होंगे कि यानी आपको हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो सिंगल पर्सन होता है वही पूरी की पूरी जो है स्टेट को जो होता है वो होल्ड कर रहा होता है। अब हमारे पास चौथा पॉइंट ये आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन होती है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, ठीक है, वो होता है क्रोन, ठीक है, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो हमारे पास आ जाता है पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। अब अगर हम बात करें यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्रोन आ जाता है और पीएम आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये जो क्रोन होता है ना, इसके पास अब एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है। क्रोन के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, बल्कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो पीएम के पास है, इसके पास ये पावर्स नहीं रहे। अगर हम बात करें तो थ्योरी के अंदर अगर हम पढ़ेंगे ना यूके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो थ्योरी के अंदर यही चीज़ लिखी गई है कि भई एब्सोल्यूट पावर जो है वो क्राउन के पास होती है। लेकिन अगर हम थ्योरी के बजाय प्रैक्टिस को देखें, इन प्रैक्टिस, तो इन प्रैक्टिस में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ये जो एब्सोल्यूट पावर वाली चीज़ है, ये जस्ट पीएम के पास होती है, पीएम के अलावा किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। इसके अपोज़िट अगर हम बात करें रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल ही क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों के लिए एक ही पर्सन होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट के आगे, बाई कैमरलिज्म, ठीक है। जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये दो हाउसेस पे बेस कर रहा होता है, एक को हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, एक को हम कहते हैं लोअर हाउस, ठीक है। अब ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड है इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं अपर हाउस, ठीक है। तो ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड है इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 736, ठीक है, 736 इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड होता है इसको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं हेरिडेटरी चैम्बर,
इनको जो है नॉमिनेट कौन करता है? इनको नॉमिनेट करता है क्रोन, ठीक है? और जो अपर लोअर हाउस के मेंबर होते हैं, ये होते हैं जो इलेक्टेड किए जाते हैं लोगों की तरफ से, ठीक है? लोग इनको इलेक्ट करते हैं और फिर इनको पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, ठीक है, 650। 650 इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और लोग जो है इनको सेलेक्ट कर ले, ये तो पार्लियामेंट में भेजते हैं। अब ये जो लोअर हाउस होता है, यही वो लोग हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। देन आगे हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल, तो अगर हम वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें ना, तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? अब इसके रिलेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ना, ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो बहुत इजी है, ठीक है? इसमें हमें क्या चीज चाहिए? हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है? सिंपल मेजोरिटी चाहिए किसी भी रूल या किसी भी लॉ को अमेंड करने के लिए। अब सिंपल मेजोरिटी की क्या है कि अगर टोटल मेंबर हमारे पास हैं 100, ठीक है? अगर 100 में से 51 जो होंगे वो कहेंगे भाई इसको अमेंड किया जा सकता है, और 49 अगर हों वो कहेंगे इसको हम अमेंड नहीं कर सकते। तो ये जो लॉ होगा इसको अमेंड कर दिया जाएगा कि हाफ से ऊपर एक भी हो जाए, यानी कि एक भी बंदा जो है ना वो अप चला जाएगा तो बात उनकी मानी जाएगी जो ये कहेगा कि भाई इसको अमेंड कर दिया जाए। इसलिए वो क्या कहते हैं कि प्रोफेसर फिनर जो थे, सर फिनर, वो ये बात कहते थे, कहते हैं कि जितने भी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सब कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो बहुत ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर हम बात करें सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, जो यूके की पार्लियामेंट है वो कंप्लीट सुपरमेसी रखती है। क्या कंप्लीट सुपरमेसी का क्या मतलब है? कि यानी कि यूके की कॉन्स जो होती है ये कंप्लीट सुपरमेसी इसके पास होती है, ठीक है? अब कंप्लीट सुपरमेसी का क्या मतलब है कि अगर यूके की कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ मेक करती है, ठीक है, कोई भी कानून बनाती है यूके की कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन कैन चैलेंज दिस लॉ, यानी कि कोई भी कोर्ट जो है वो इस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकती। अब इसके अंदर जो है प्रोफेसर डी लोम जो है वो कहते हैं कि यूके की पार्लियामेंट जो है वो इतनी पावरफुल है। प्रोफेसर डी लोम क्या कहते हैं, ठीक है? प्रोफेसर डी लोम कहते हैं कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन इतनी पावरफुल है कि जो ये चाहे वो कर सकती है, सवाए किसके? मेक मैन वोमेन, मैन को वोमेन और वोमेन को मैन बनाने के सिवा, यानी कि मैन को वोमेन नहीं कैसे बना सकती और वोमेन को मैन नहीं बना सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन हर वो काम कर सकती है जो वो करना चाहे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रूल्स ऑफ लॉ। सबसे पहले अगर हम करें कि ऑल पर्संस आर इक्वल बिफोर लॉ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन और रैंक, ठीक है? यानी कि कोई भी बंदा कानून की नज़र में, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं हो सकता, बल्कि क्या है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल, सारे के सारे लोग जो हैं वो कानून में बराबर हैं और कोई भी पोजीशन और रैंक का जो है इसके अंदर तल्लक वास्ता नहीं है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि डॉक्ट्राइन एम्फसाइज सुपरमेसी ऑफ लॉ, है। कहते हैं कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सुपरमेसी ऑफ लॉ है, यानी कि लॉ को सुप्रीम माना जाता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल को, ठीक है? यानी कि इसके अंदर सुपरमेसी ऑफ लॉ होती है, इंडिविजुअल की सुपरमेसी नहीं होती।
लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि नो वन कैन डिटेन और इम्प्रिजन विदाउट द फेयर एंड प्रॉपर ट्रायल्स बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी बंदे को जजा या सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसके मुनसिफाना तरीके से प्रॉपर ट्रायल जो है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो ना ले, तब तक उसको हम जो है वो पनिशेबल नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर हम देखें मैग्ना कार्टा का क्लास नंबर 39, मैग्ना कार्टा का क्लास नंबर 39 हमें कहता है नो वन शुड बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन एक्सेप्टेड बाय द लॉफुल जजमेंट्स ऑफ द लैंड। ठीक है, यानी कि किसी भी शख्स को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी वजह के हम कैद नहीं कर सकते। ये जो मैग्ना कार्टा क्लास था 12-15, मैग्ना कार्टा 12-15 का क्लास नंबर 39 जो है वो हमें ये स्टेटमेंट देता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।